हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्न बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड भाग देखेंगे। सेकेंड चैप्टर हम लोग का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट अब आज हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, 40 क्वेश्चन तक हो चुका था, ठीक ना। 40 के बाद जो है क्वेश्चन हम लोग का 41वां क्वेश्चन आज शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या है। देखिए, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, ठीक है। तो दोहरा निषेचन में क्या होता है, एक एग एवं दो शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का, ठीक है, एक नर युग्मक एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का सिनोजिड के साथ, ये नहीं होगा, एक नर युग्मक का एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग का पूछा हुआ है दोहरा निषेचन का, ठीक है। तो दोहरा निषेचन जो पूछ रहा है ना, तो इसमें हम लोग देखो जो जो पौधे होते हैं ना, कि पुष्पी पादप जो होते हैं ना, उसमें जो होता है ना दो निषेचन की प्रक्रिया होती है। एक जो होता है सेंट्रल सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल सेल जिसको बोलते हैं, ठीक ना। और सेंट्रल सेल से एक एक जो नर युग्मक होता है वो सेंट्रल सेल से यानी कि मिलता है, फर्टिलाइज करता है। और एक जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है ना, एक सेल से फर्टिलाइज करता है, ठीक ना। तो दोनों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं। ये कैसे होता है, यानी कि ये जो हम लोग का डी ऑप्शन होगा ये सही होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री, सभी आवृत बीजी का या सभी अनावृत बीजी का, या फिर किसका, फेनरोगेम्स का, स्पर्मेटोफाइट्स का। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री, तो दोनों होगा इसमें दोहरा निषेचन में, ठीक है। सभी आवृत बीजी जितने भी होते हैं आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, सभी में क्या होता है, दोहरा निषेचन की प्रक्रिया होती है। यानी कि हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन हम लोग का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, त्रिस त्रिसंचयन है। त्रिसंचयन इसमें कौन सा है, एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संचयन, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, एक नर, वैसे तो देखा जाए तो एक, अगर देखा जाए हम लोग पुष्पी पादप जो होते हैं उसमें एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ दो जो ध्रुवीय सेंट्रल सेल जिसको बोलते हैं हम लोग, पोलर न्यूक्लियाई, तो उसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियस होता है। उसी के साथ क्या होगा ना, यानी कि एम्ब्रियो सैक में जो होता है ना, उसी के साथ क्या होता है, एक नर युग्मक जाके संलयन कर देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंचयन बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन यही सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं, नए पौधे को बनाते हैं, या फिर क्या दिया हुआ है, नए पौधे को बनाते हैं, या फिर लंबी अवधि तक संग्रहित कर रखे जा सकते हैं, परागनली के संयोजन से बनते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ है, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। तो इसमें क्या होगा, सही बात है। यहाँ पे क्या हुआ, युग्मक के संयोजन के उत्पाद से ही क्या होता है, निर्मित, ये युग्मक के संयोजन से ही निर्मित होते हैं, ठीक ना। तो ये हम लोग का ऑप्शन इसका भी क्या होगा, 44 का भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है आवृत बीजी में, आवृत बीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है, एक गुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, चतुर्गुणित होता है। तो भ्रूणपोष जो है ना, भ्रूणपोष जो देखिए, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म क्या हुआ ना, दो न्यूक्लियस तो ऑलरेडी होता है एक सेल में जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेल, ठीक ना। अब सेंट्रल सेल के साथ एक और न्यूक्लियस आके क्या करता है, इसमें संलयन कर देता है, तो इसमें क्या हो जाता है, त्रिगुणित हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का, त्रिगुणित हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन 45 का सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया। जो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है सर्वप्रथम किसने दर्शाया था, ये भी हम लोग देखते हैं। कौन सा, कोल्यूटर ने नहीं, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे क्या था, कैमेरेरियस ही था। तो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए ठीक है। पुष्पी पौधों में एक लिंगी, अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। नर पुष्प को क्या कहा जाता है हम लोग,
पिस्टिलेट, मोनोसियस, डायसियस, अस्टामिनेट। ठीक है, तो नर पुष्प कौन सा होगा? पिस्टिलेट, यानी कि पिस्टिल जो होता है ना किसमें पैदा है? मादा वाला भाग को बोलते हैं जो गैनोसियम कहलाता है। ठीक ना, गैनोसियम की इकाई को पिस्टिल कहते हैं, तो पिस्टिलेट नहीं होगा। अस्टामिनेट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नर पुष्प, तो नर पुष्प पूछ रहा है, तो यानी कि जो गैनोस एंड्रोसियम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्टामिन बोलते हैं। तो उसमें यहाँ पे क्या होगा? इसको अस्टामिनेट बोला जाएगा। ठीक ना, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अस्टामिन का फर्टाइल भाग है, अस्टामिन का फर्टाइल भाग है, यानी कौन सा है? परागकोश, परागतंतु, संयोजी तंतु, ओव्यूल। इसमें से क्या होगा? जो अस्टामिन होता है ना, अस्टामिन का फर्टाइल भाग, यानी कि फर्टाइल, जिसमें क्या, फर्टाइल कहने का मतलब क्या हुआ? जिसमें जो है ना परागण का निर्माण होता है। ठीक ना, तो अस्टामिन में क्या होता है? परागकोश होता है, और परागकोश में क्या होता है? परागण का निर्माण होता है। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? परागकोश हो जाएगा। ठीक ना, जिसको एंथर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? ठीक है, तो पुष्प का जो अंग होता है वो किसका रूपांतरित भाग होता है? पतियों का, शाखाओं का, स्पोरेंजिया का, या अग्र मेरिस्टेम्स का? तो पुष्प का अंग जो होता है ना वो किसका रूपांतरित भाग होता है? पतियों का होता है। ठीक ना, वैसे पुष्प का एक निर्माण होगा ना, तो पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं? सूट, यानी कि रूपांतरित सूट बोला जाता है। ठीक ना, तो यानी कि रूपांतरित सूट करने का मतलब रूपांतरित प्रारोह, मॉडिफाइड सूट। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है, एम्फीमिक्सिस से क्या तात्पर्य है? देखिए, एंटी फर्टिलाइजिंग एवं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के बीच प्रतिक्रिया, नर एवं मादा प्रतिकेंद्रक का संयोजन, एम्फीमिक्सिस। तो इसमें अंडाणु द्वारा संग्रही शंकु का निर्माण, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का छेदन। इसमें क्या होगा? एम्फीफिक्सिस का जो मतलब होगा नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। ठीक है, एम्फीफिक्सिस इसको बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 51। ठीक, 51 में क्या है हम लोग का? पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो पुंकेसर जो है ना, पुंकेसर को देखा जाए तो क्या होता है? दो भागों में बटा रहेगा। ठीक है, अस्त्रिकेसर और पुंकेसर होता है, तो जिसको क्या बोलते हैं? गायनोसियम बोलते हैं। तो पुंकेसर को दो भागों में बांटते हैं, एक ऊपर वाले भाग को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंथर कहते हैं, और इसको फिलामेंट बोला जाता है। ठीक है, तो दो भागों में बटा रहता है कौन सा? पुंकेसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? ये तो सबको पता होगा। लघु लघु बीजाणु धानी जो होता है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा सबसे अंदर क्या होता है? एपिडर्मिस सबसे बाहरी होता है। एंडोथीसिस क्या होता है? एपिडर्मिस के बाद वाला लेयर होता है, सेकंड। और क्या होता है? मध्य परत क्या होता है? मिडिल लेयर, यानी कि उसके बाद यानी तीसरा लेयर होता है। और टैपिटम किसको बोलते हैं? यानी सबसे जो अंदर का लेयर होता है, जब सबसे आंतरिक लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइपिटम बोलते हैं। ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं, नर जनन अंग को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता है, पुमंग कहते हैं, यानी कि एंड्रोसियम बोला जाता है। ठीक ना, नर जनन अंग को। पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं एंड्रोसियम, यानी कि और पुमंग, और दूसरा क्या होता है? मादा जनन अंग जयांग होता है। ठीक ना, गाइनोसियम जिसको बोला जाता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे पूछा हुआ है। नर युग्मकोद्भिद का, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद का, ये भी दोनों। इसमें क्या होता है? परागकण क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? सेलुलोज का, पेक्टिन का, स्पोरोपोलिनिन का, टैपिटम का। जो परागकण होता है ना, उसका जो बाह्य चोल बना रहता है, उसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन का कण लगा होता है। स्पोरोपोलिनिन पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो किसी भी अल्कलाइन या फिर एसिड से या फिर एंजाइम से भी जल्दी नष्ट नहीं होता है, और हजारों वर्षों तक जो पोलन गिरना स्पोरोपोलिनिन के कारण ही पाया जाता है। ठीक ना, पेक्टिन और सेलुलोज होता है ना, यानी कि परागकण के अंदर जो पाया था, पेक्टिन और सेलुलोज से बने रहते हैं, सेलुलोज और पेक्टिन से बने रहते हैं उसके आंतरिक आवरण। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अस्त्रिकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है? अस्त्रिकेसर का निम्न से भाग कौन सा है? चलिए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इनमें से सभी। तो वर्तिकाग्र भी होगा, और जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे? जो होंगे अस्त्रिकेसर का भाग होंगे, यानी कि गायनोसियम के भाग होंगे। इसको हम लोग इनमें से सभी होगा ऑप्शन। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? अरंड, मक्का, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए स्वपरागण को निम्न में से कौन सा, यानी कि जो जो मक्का होता है ना, ये तो इसमें ये क्या होता है, मोनोसियस प्लांट्स, यानी कि एक द्विलिंगाश्रायी पादप है, यानी दोनों प्रकार के इसमें पुष्प पाए जाते हैं, ठीक ना। अरंड जो होता है ना, ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये अपना जो स्वपरागण की प्रक्रिया को ये रोकता है, यानी कि स्वपरागण को प्रक्रिया को अरंड रोकने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? युग्मक संलयन अगर पूर्ण होता है तो क्या होता है? युग्मनज की रचना होती है। बात तो सही है। युग्मक संलयन अगर होता है तो क्या होता है? युग्मक, दो युग्मक बनने से क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। तो हम लोग का इसमें भी देखते हैं, त्रिगुणित त्रिसंलयन होता है, दोहरा निषेचन होता है, उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, हम लोग पुष्पी पादप के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो पुष्पी पादप में क्या होता है ना, त्रिसंलयन भी होता है, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ बताना ये है कि युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है। तो अगर युग्मक संलयन पूछ रहा है तो हम लोग युग्मक दो ही लेंगे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें तो होती है उसमें, लेकिन इसको नहीं लेंगे। हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक ना। तो जाइगोट का निर्माण होता है जब युग्मक का संलयन होता है तो। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। एक भ्रूणपुट्टी में दो प्रकार के संलयन, युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन बोलते हैं। सबको पता होगा क्या होगा कि अगर एक में क्या होता है, दो प्रकार का संलयन होता है, ठीक ना। दो प्रकार का संलयन होता है, युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक ना। तो दोहरा निषेचन हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से आभासी फल कौन सा? आभासी माने असत्य फल जिसको बोलते हैं, या फॉल्स फ्रूट जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो इनमें से आभासी फल कौन सा होगा? आप लोग बताइए। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ये भी क्या होता है? आभासी फल होता है। अखरोट भी क्या होता है? ये भी क्या होता है? आभासी फल होता है। सेव क्या है? ये भी क्या हो? आभासी फल होता है। यानी कि उपरोक्त तीनों क्या होंगे ना, इसमें से आभासी फल होंगे, यानी कि फॉल्स फ्रूट होंगे, ठीक है। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं? जिसका निर्माण ओवरी के अलावा अन्य भाग से भी होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और ओवरी से होगा केवल तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, अब बिना निषेचन का ही किसी किसी पादप में क्या होता है ना, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं असंग जनन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? असंग जनन बोला जाता है। कीटों द्वारा परागण को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है, ठीक ना। तो कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं हम लोग? एंटीमोफिली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? एंटीमोफिली, ठीक ना। कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं हम लोग? एंटीमोफिली कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन, यानी 63 हो गया। चलिए 64 भी इसमें नहीं है, क्वेश्चन छूट गया है। अब 65 से शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं। मादा जनन अंग इकाई को क्या बोला जाता है? इसको क्या बोलते हैं? अस्त्रिकेसर बोला जाता है। सबको पता है अस्त्रिकेसर बोला जाता है, ठीक है। मादा जनन को परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं। बाह्य चोल, अंतःचोल, जनन छिद्र, जनन जनन को, इसका जो छिद्र छूट जाता है परागकण में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनन छिद्र कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहते हैं बीजाणुजन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक, लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु जनन, या फिर परागकण। देखिए जब एक परागकोश जो होता है ना अपरिपक्व होता है तब क्या होता है? बहुत सारे जो उसमें जो होता है ना, जो कोशिकाएं होती हैं अंदर क्या करेगा? विभाजन करेगा और एक उत्तक का निर्माण कर लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजाणुजन उत्तक बोला जाता है, ठीक है। बीजाणुजन जो कोशिका होता है ना, बहुत सारे विभाजन करने के बाद क्या करेगा? बीजाणुजन उत्तक का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बीजाणुजन उत्तक कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परागकोश एक चार कोषीय संरचना होती है, ठीक है, जिसमें चार कोनों पर क्या समाहित होते हैं?
लघु बीजाणुधानी, ये तो सबको पता होगा। लघु बीजाणुधानी क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा हम लोग, क्या हो जाएगा, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है, जलीय घास कौन सी है, बेलेसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, जलीय घास ही हैं। ये सभी, इनमें सभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है, जयांग है, पुमंग है, स्त्रीकेसर है, अंडाशय। अब नर पुष्प का कौन सा भाग है, पुमंग क्या है, नर पुष्प का भाग है, अभी हम लोग देखे थे पीछे ही है इसका क्वेश्चन। मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है, तो ये भी क्या है, जयांग है, ये बार बार क्वेश्चन आया है। परागथैले किन में पाए जाते हैं, परागथैले किस में पाए जाते हैं, जो परागकोश जो होता है ना, परागकोश में ही क्या पाया जाता है, परागथैला पाया जाता है ना। तो परागथैला किस में पाया जाएगा, जिसमें परागकण का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, परागथैला बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो परागकोश में क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है, तो परागकोश क्या होगा, यहाँ परागथैला का होगा। चलिए ठीक है, एनाट्रोपस बीजांड होता है, एनाट्रोपस क्या होता है, एनाट्रोपस जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा, यानी कि बीजांड का जो निर्माण होता है ना उल्टा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है, यानी पोलिनेशन मुश्किल से होता है या होती ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, अगर कोई क्या होता है ना, पुष्प होता है जो स्वयं के परागकण को अपने वर्तिकाग्र पर क्या करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्राकृतिक रीजन से होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्कोगैमी बोले। अगर प्राकृतिक रीजन से हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर्कोगैमी कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्या हुआ, अगर प्राकृतिक रीजन से नहीं होके और उसमें क्या हुआ, किसी जीनेटिक प्रॉब्लम के कारण से हो रहा है, जिसमें उपस्थित जीन के कारण हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी बोलेंगे, यानी कि स्वबंध्यता कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, प्रागनलिका से, लघु बीजाणु से, या फिर लघु बीजाणुधानी से, गुरु बीजाणु से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग को, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष किस में बनेगा, यानी कि जो मादा जनन अंग है पुष्प का उसमें बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु से। ठीक है, तो गुरु बीजाणु क्या होगा, इसके हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा, गुरु बीजाणु हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति को पोषण पोषण होती पोषक होती है, सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो पोषण प्रदान करता है माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आंतरिक भित्ति कौन सा है, टाइपिटम है, और टाइपिटम ही क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, तो सेमल में देखा जाए तो चमगादड़ के द्वारा परागण होता है सेमल में, और कदम में क्या होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। ठीक ना, इसमें देखिए, चलिए ठीक है, इनमें कौन द्विगुणित है, द्विगुणित इसमें कौन सा है, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्रक, एंटीपोडल कोशिका। तो ये सभी जो है ना अगुणित, अंड कोशिका अगुणित है, सहायक कोशिका अगुणित है, एंटीपोडल सेल भी क्या है, अगुणित है, लेकिन द्वितीय केंद्रक जो होता है जिसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं, इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसको हम लोग द्विगुणित कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 का आंसर। चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है अगला पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक ना, चलिए धन्यवाद।